सभी का एक बार फिर स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। सभी को नमस्कार। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.6 यहाँ कंप्लीट सॉल्व किया गया है एक्सप्लेन करते हुए। सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। सब में आपको उसकी कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है ओनली। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब 2x2 के हैं, इसलिए हमने एक इसमें थर्ड लिया है और बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ एक सिमिलर क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना। इसको देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया ax इज इक्वल टू बी में, तो 1 3 2 6 x y 5 8। अब यहाँ a क्या हो गया, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स फर्स्ट रो से फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो 1 3, दूसरे से 2 6 हो गया। अब देखिए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो 0 आएगा। ये 1 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 3, या सेकेंड रो से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 3 वो भी आ जाएगा। दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर आपकी समझ में आ रहा तो वैसे भी कर सकते हैं ना, एक्सपेंड करके कर लिया। अब ये 0 आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको फिर से एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए हम कैसे निकालते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट का हम साइन चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये चेंज हो गया। अब इसके साथ हम b को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आप कोफैक्टर से भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो नाउ एडजॉइंट a इंटू बी, तो ये एडजॉइंट a है, इसको b के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया 6 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए डिटर्मिनेंट तो 0 है लेकिन एडजॉइंट a इंटू बी नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, ठीक है। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। अब इसी में देखिए फोर्थ लिया हमने, 3x3 का लिया है। थर्ड इक्वेशन इसमें ax प्लस ए वाई प्लस 2az इज इक्वल टू 4 है, जिसको हमने a से डिवाइड करके x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4/a कर दिया। अब इसको हम ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये 1 1 2 फर्स्ट रो से, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो x y z के जो कॉफिशिएंट है 1 1 1 है, फिर 2 3 2 है, फिर 1 1 2 है। एक्स वाई जेड ये कैपिटल एक्स हो गया। 1 2 4 जो राइट साइड है ये 1 1 2 4/a होगा ये, ठीक है। तो 4/a होगा ये। यहाँ पे राइट साइड में हमने बाई मिस्टेक सिर्फ 4 लिखा है, दैट इज़ 4/a। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने पे 1 आ रहा है, जो कि 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा और ये कॉन्सिस्टेंट होगा। तो फिर आगे आपको इसको सॉल्व, क्योंकि सॉल्व नहीं करना है, पूछा नहीं गया है एक्स वाई जेड की वैल्यू, सिर्फ कॉन्सिस्टेंसी चेक करनी है, मीन्स दिस इज कॉन्सिस्टेंट। अब यहीं ये ख़त्म होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। अब 7 से 14 तक आपको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। अब 7th दो इक्वेशन हैं दो वेरिएबल में, मैट्रिक्स फॉर्म में ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में ये लिखा गया है 5 2 7 3 एक्स वाई इज इक्वल टू 4 5। कैपिटल ax इज इक्वल टू कैपिटल बी, ए की वैल्यू 5 2 7 3। अब देखिए ये जो होता है कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। हर इक्वेशन, जितने इक्वेशन होते हैं उतनी रोज होती हैं, जितने वेरिएबल होते हैं उतने कॉलम्स होते हैं। अब दो इक्वेशन हैं तो दो रो हो गई, दो वेरिएबल्स हैं तो दो कॉलम्स हो गए। फर्स्ट रो से या फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बनता है 5 2, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो 7 और 3। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। सबसे पहला प्रोसेस तो यही होता है कि हमको चेक करना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब डिटर्मिनेंट 15 माइनस 14 1 आ गया, जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमको इसका इन्वर्स निकालना होगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए जो है हमको एडजॉइंट चाहिए। अब 2x2 है तो इसका हम एडजॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल के साइन को बदल दिया, और फिर इन्वर्स निकालने के लिए उसमें हमने इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया। अब ये कोफैक्टर से भी निकाल सकते हैं आप इसका द एडजॉइंट, ठीक है। अब ये 2x2 होने की वजह से आसान है, अदरवाइज 3x3 में आपको 9 कोफैक्टर्स निकालने होते और फिर उसका एडजॉइंट निकालते आप। अब ये ए इन्वर्स निकाल लिया तो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी हो गया। अब ये 2 माइनस 3 आ गया, एक कॉलम मैट्रिक्स जो कि एक्स वाई की वैल्यू है मल्टीप्लाई करने के बाद। रो बाई कॉलम का प्रोडक्ट होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जानते हैं।
तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू -3 हो गई। ठीक है, अब ये 11th पे आते हैं। देखिए हमने एक मतलब दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस, उसको एक लिया, अब तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशंस को भी हम ले रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 11th है, राइटिंग द सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म ax इज इक्वल टू b, वी गेट 2 1 1 1 minus 2 minus 1 0 3 minus 5 x y z 1 3/2 9, जहाँ पे कैपिटल ए ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा, कैपिटल एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया, कैपिटल बी कांस्टेंट मैट्रिक्स जो राइट साइड में वो हो गया। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है हमको, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 34 आ गई। अब 34 आ गई मतलब नॉन ज़ीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्व करने के लिए हमको देखिए सबका कोफैक्टर निकालना है, फाइंडिंग द कोफैक्टर्स ऑफ ईच टर्म या ईच एलिमेंट। तो a11 की देखिए पहले के लिए हमने पूरा प्रोसेस बताया है, -1 टू द पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो -2 -1 3 -5, तो ये आ गया 10 + 3 13 हो गया। और बाकी हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, उसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब जब ने हम सबके कोफैक्टर निकाल लिए तो एडजॉइंट क्या होगा, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज हो गया। तो ये देखिए एडजॉइंट भी यहाँ निकाल लिए। पहला जो मैट्रिक्स है 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये कोफैक्टर्स जो हैं उनसे बना हुआ है, और फिर उसी का ट्रांसपोज हमने लिया राइट में, मतलब रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, तो वो उसका एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट हो गया तो हम इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 34 है तो ये 1/34, अब वो जो एडजॉइंट निकाला गया है उसको यहाँ ले लिया। अब जब इन्वर्स निकाल लिया तो x की वैल्यू ए इन्वर्स b होगी, तो यहाँ पे ए इन्वर्स b फाइंड किया गया, ए इन्वर्स और b दोनों रख के मल्टीप्लाई किया गया। देखिए ये आया मल्टीप्लिकेशन इनका 1/34, 34 17 -51। अब 34 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 1/2 -3/2 ये वैल्यूज़ आएंगी इसकी, तो x हो गया 1, y 1/2, z -3/2 हो गया। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, 12 भी है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी हम इसको सबसे पहले ax = b के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले इक्वेशन से पहली रो मिलेगी 1 -1 1, ये कोफिशिएंट है जो, दूसरे से दूसरी रो 2 1 -3, तीसरे से तीसरी रो 1 1 1, और फिर x y z ये वेरिएबल्स हो गए, कैपिटल X 4 0 2 ये कांस्टेंट टर्म b हो गया। अब a x और b क्या है ये इनको अलग लिखा गया। अब फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसकी फाइंड कर रहे हैं जो कि 10 आ रही, फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया गया है। अब चूँकि ये नॉन ज़ीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है। फिर सबके कोफैक्टर हम निकालेंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी हमने पहला निकाला है प्रोसेस, -1 टू द पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे हम तो 1 -3 और 1 1 बचेगा ये, तो ये 1 + 3 4 हो गया। बाकी को एज इट इज़ लिखा गया है डायरेक्टली। अब जैसे ये 1 2 है तो माइनस साइन होगा, -1 टू द पावर 1 + 2, फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 -3 1 1 आएगा, तो 2 + 3 5 होगा, और 1 2 है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -5। देखिए इसी तरह से सारी कोफैक्टर्स फाइंड किए गए हैं। अब ये एडजॉइंट है, सारे कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट निकालने के बाद आपको इसका इन्वर्स निकालना है, तो दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1/10, और ये एडजॉइंट जो फाइंड किए हैं इसको यहाँ रखा गया। अब जब इन्वर्स भी निकाल लिया तो फिर x = a इन्वर्स b, फाइनल सोल्यूशन पे आते हैं। तो a इन्वर्स और b की वैल्यू रखते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने पे रो बाई कॉलम आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो ये 1/10 20 -10 10 आ गया, 2 -1 1 ये वैल्यूज़ आ गई x y z की, x = 2 y = -1 और z = 1। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 14 भी हमने लिया है, x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। अब राइटिंग द सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म ax = b, वी गेट, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो से फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो 1 -1 2, सेकेंड से सेकेंड रो 3 4 -5, थर्ड से थर्ड रो 2 -1 3, कैपिटल X जो है वो x y z हो गया, और कैपिटल B जो है 7 - 5 12 हो गया।
यहाँ पे ए बी सी क्या है ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट चाहिए ए का, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे ये 4 आ गया जो कि 0 नहीं है, तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए सबके कोफैक्ट यहाँ भी देखिए, एक को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे निकालते हैं पहले को, बाकी हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, आंसर लिखा हुआ है। आपको फाइंड करना है इसको एक एक करके, जो प्रोसेस बताया गया कोफैक्टर फाइंड करने का। फिर आप एडजॉइंट निकालेंगे, जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेके, जैसे यहाँ लिया गया। और जब एडजॉइंट निकल गया तो फिर आप इसके इन्वर्स को निकालेंगे, ए इन्वर्स दैट इज़ एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इसका इन्वर्स भी निकल गया, और जब इन्वर्स निकल गया तो फाइनल स्टेप पे आते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो ये ए इन्वर्स और बी दोनों की वैल्यू रखी गई, ठीक है। 1/4, यहाँ सारी ये 1/12 लिखा गया है, गलती है। यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है जो हमने निकाला है, 4 है, वो 12 नहीं है, ठीक है। तो ये 1/12 नहीं होगा, 1/4 होगा, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए फिर नेक्स्ट पिछले अगले स्टेप में सही है, ये बाई मिस्टेक 1/12 हो गया ये। सो दिस इज़ 1/4 इंटू ए इनवर्स, द ए इनवर्स की वैल्यू और बी रखा गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया यहाँ, तो ये आ गया 213। तो x 2 y 1 और z इज इक्वल टू 3 ये इसकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इस तरह से इसको हमने सॉल्व किया कि 15 क्वेश्चन है, 15 में मैट्रिक्स ही दिया हुआ है, आपको इसका ए इन्वर्स निकालना है या इन्वर्स निकालना है, और फिर इन्वर्स से ही इसको सॉल्व करना है, यूजिंग ए इन्वर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स, वो इन्वर्स को 2 बार फाइंड कर लेते हैं, एक बार तो जो दिया है उसको, फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के बाद भी उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। वो ध्यान नहीं देते हैं कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वही उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे, क्योंकि ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये आ गया -1 जो कि नॉन ज़ीरो है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हम सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ ये सभी कोफैक्टर्स इसके हैं, और कोफैक्टर्स निकालने के बाद सबको हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, जो कोफैक्टर्स से मैट्रिक्स बनेगा उसके ट्रांसपोज से। और जब हम एडजॉइंट निकाल लिए तो फिर इसका इन्वर्स निकालेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमने इन्वर्स भी इसका निकाल लिया, और जब इन्वर्स निकाल लिया तो इसी को यूज़ करके हमको सॉल्व करना है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लेकिन पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी में। तो ये देखिए हमने इसको लिखा ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए वही मैट्रिक्स है जो कि दिया हुआ, जिसका इन्वर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो जब इन्वर्स हम फाइंड कर लिए हैं तो हमको दोबारा इन्वर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। और यही मिस्टेक होता है, बच्चे कंपेयर नहीं करते, स्टूडेंट कंपेयर नहीं करते हैं दोनों मैट्रिसेस के बीच में। वो समझते हैं कि ये अलग है, उसका अलग से वो इन्वर्स निकालते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। अब ये ए इन्वर्स बी हमने निकाला, ठीक है। तो ए इन्वर्स बी की वैल्यू ये -444, और ये सॉरी 44 तो नहीं होगा, ये -4, ये कहाँ से मिस्टेक आ रहा है, 0 -4 6, ये 1 आएगा। ये राइट साइड में देखिए थोड़ी गलती लिखी हुई है, मिस्टेक है जो दिया हुआ है। ये -5 + 6 1 होगा यहाँ पे, फिर -22 -45 -67 होगा, और +69 तो वो 2 हो जाएगा, -11 -25 -36 होगा, और +39 वो 3 हो जाएगा। तो राइट साइड का जो मैट्रिक्स दिया हुआ -444 2 वो बाई मिस्टेक लिखा है, यहाँ देखिए सही लिखा हुआ है लास्ट में 1 2 3। तो x बाई z, तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, z की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये सोल्यूशन में कभी कभी कट पेस्ट करने में चीज़ें वही रह जाती हैं, ध्यान नहीं दिया जाता, बट एक्सप्लेनेशन में वो सभी समझ में आ जाती है कि मिस्टेक कहाँ है। वो जब एक्सप्लेन किया जाता है तो वो समझा दिया जाता है कि यहाँ मिस्टेक है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए 16th क्वेश्चन है जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम खुद है। कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. Cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. Cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find the cost of each item per kg by matrix method. तो सबसे पहले कॉस्ट पूछा है, तो मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट पर केजी ऑफ ओनियन, व्हीट एंड राइस आर x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। अब एक्सप्रेसिंग द एबव इन्फॉर्मेशन इन लीनियर इक्वेशन फॉर्म, अब जो दिया हुआ है उसको हम लीनियर इक्वेशन, जैसे 4 kg ओनियन है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा।
3 kg वीट है तो 3y हो जाएगा, 2 kg राइस है तो 2z हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट 60। तो तीनों को यूज़ करके देखिए, ये पहला इक्वेशन हो गया 4x + 3y + 2z = 60। फिर क्या है इसमें, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन मतलब 2x, 4 kg वीट मतलब 4y, 6 kg राइट मतलब 6z, और तीनों मिला के 90 है, मतलब 2x + 4y + 6z = 90। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करके आप छोटा भी कर सकते हैं, x + 2y + 3z = 45 भी हो जाएगा, बट हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया है। तीसरा कंडीशन है द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन 2 kg वीट, 6 kg ओनियन मतलब 6x, 2 kg वीट मतलब 2y, 3 kg राइस मतलब 3z, और तीनों मिला के 70 है। तो कितना हो जाएगा ये 6x + 2y + 3z = 70। तो ये तीन इक्वेशंस बन गए। अब इनको हमको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम, Ax = b। तो देखिए ये लिखा गया है, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन से सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो। अब यहाँ a, x और b क्या है ये भी लिखा गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a 50 आ रहा है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स निकालने के लिए सारे कोफैक्टर्स यहाँ निकाले गए हैं। देखिए अब जब कोफैक्टर निकाल लिया है तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज लेने से एडजॉइंट बनेगा, वो भी यहाँ फाइंड किया गया। एडजॉइंट फाइंड कर लिया है तो हम इन्वर्स फाइंड करेंगे, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए A इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 1/50, और ये एडजॉइंट की वैल्यू हो गई। नाउ Ax = b, सो x = A इन्वर्स b। अब A इन्वर्स और b को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ किया गया है। देखिए तो ये आ गया 1/50, 250, 400, 400, ये इनको मल्टीप्लाई करने पे। अब 150 से डिवाइड करेंगे तो ये 5, 8, 8 आ गया। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू भी 8 आ गई। मतलब जो ओनियन का प्राइस है 5 रुपीज़ पर केजी है, वीट 8 रुपीज़ पर केजी है, और राइस भी 8 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, इस तरह से कि पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया है। इसमें कहीं कहीं कोई मिस्टेक है टाइपिंग में, बट वो एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दी जा रही हैं, तो आप इतना ध्यान रखें क्योंकि ये मिस्टेक ह्यूमन एरर है, हो जाती है कभी कभी टाइपिंग में, कभी कॉपी पेस्ट करने में इधर से उधर, जो कि ये सब सिंबल्स होते हैं और मैथमेटिक्स में टाइपिंग आसान नहीं होती है, सब सिंबल्स लाने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। बट एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन ये ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर्ड हियर, क्योंकि जब जब एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाता है तो वो समझ में आ जाता है कि कहाँ मिस्टेक है, वो मिस्टेक पकड़ में आ जाती है। ठीक है, तो आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा, और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपसे उम्मीद हम करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।